कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होने जा रही है? एक ऐसा सवाल है जो पूछा जा रहा है तब से, जब से ये गठबंधन बना था, लेकिन इसको लेकर के कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। ना मायावती ने कभी कुछ खुल करके कहा। हाँ, उन्होंने इस विपक्षी राजनीति की धज्जियां कई बार उड़ाई हैं, इनकी कोशिशों की बार बार उन्होंने निंदा की है, लेकिन कल की बैठक में ये पता चला है कि ये बात खुलकर उठी कि बहुजन समाज पार्टी को भी इस अलायंस का हिस्सा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव और उनके साथ साथ अगर मायावती भी जुड़ जाएंगी तो ये जो 80 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी डिरेल करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये बात जो उठी तो अखिलेश यादव का रिएक्शन क्या था? राम गोपाल यादव जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके चाचा, वो दोनों उस बैठक के अंदर मौजूद थे। मायावती के नाम पर दोनों ने क्या प्रतिक्रिया दी, ये बताया बाहर निकल करके आरजेडी के सांसद मनोज झा ने, और उसके बाद शिवपाल यादव से भी इस पर पूछा गया। तो दोनों प्रतिक्रियाएं आप देखिए। उन्होंने अपनी बात रखी, राम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं कि लोगों के इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात बिल्कुल सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन? देखिए, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें। तो जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मायावती पहले भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बनाएं, उसके बाद हम सोचेंगे वो गठबंधन में होंगी या नहीं होंगी। रामगोपाल यादव ने पता लगा कि कल अलायंस की मीटिंग में बड़ी खुलकर अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर हो जाएगी, पर हमें बर्दाश्त नहीं है कि मायावती भी इस अलायंस का हिस्सा हो। ये सब तब है जब 2019 का चुनाव सपा बसपा मिलकर लड़े थे, नतीजा कुछ नहीं निकला, वो अलग बात है। लेकिन आज इतनी दूरियां हैं दोनों के भीतर कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी और मायावती का। लेकिन ये चर्चा तो बार बार होती है कि यूपी में गठबंधन किस काम का अगर उसमें मायावती शामिल नहीं होंगी। हर्षवर्धन जी। नहीं, कोई भी जरा सा भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति यही कहेगा, लेकिन अखिलेश यादव का या उनकी पार्टी के नेताओं का संकट समझिए। उनको ये लगता है कि अगर मायावती अब आएंगी तो कई बार लगता है ना कि जैसे आप पहले से बैठ गए किसी के साथ हैं, भले ही ताकतवर हैं, लेकिन जब दूसरा कोई आता है कहते हैं कि इसकी वजह से ताकत बढ़ गई। अब अभी तक का जो गठजोड़ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी ये गठजोड़ टिकता नहीं दिख रहा। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो जिसको कहें कि कुछ और छोटे मोटे दल जिनमें जयंत भी शामिल है उनको ले लें तो भी, लेकिन अगर बसपा जुड़ेगी तो तुरंत कहा जाएगा कि 2019 के लोकसभा का आंकड़ा निकालिए। 2014 में जो 71 + 2 73 सीटें थी और 5 + 2 7 सीटें, यानी 5 समाजवादी पार्टी 2 कांग्रेस, जब वही 19 में आ जाते हैं तो सपा बसपा के गठजोड़ में 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यानी अगर भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े राज्य में विजय रथ को कोई रोक सकता है तो वो बसपा वाला वोट बैंक है, और वो दो तरह से काम करता है। बसपा वाला वोट बैंक एक तो इनके साथ जुड़ता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो अनुसूचित जाति का मतदाता, दलित मतदाता जाता हुआ रुकता है वो रुक जाता है, और यही बात अखिलेश यादव को ज्यादा परेशान करती है। लेकिन कांग्रेस के भीतर यह सच है, हम लोगों को भी जो निजी तौर पर जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि अखिलेश जी तो बहुत सीटें भी नहीं देंगे, हमारे लिए जीतना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये कॉम्बो बने कि कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी दिखती है तो कई सीटों पर हमें हो सकता है कम से कम अपनी 2 सीटें, रायबरेली और अमेठी ठीक हो सकती है, और दूसरी कुछ सीटें हैं जहां कुल मिलाकर एक कॉम्बो बनता है मुस्लिम, दलित और कुछ और वोट, वहां पर हम कुछ स्थिति अच्छी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से वीटो किया है कल इस कोशिश को, इस पहल को कि मायावती को साथ लिया जाए, आपको इसकी गुंजाइश अब न के बराबर लगती है? देखिए, मुझे अभी भी लगता है ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीति में कोई भी गुंजाइश जो है वो बनी रहती है, लेकिन मैं सपा की जो चिंता है उसे समझ सकता हूँ। देखिए, 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें मायावती ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लगभग 88 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी थी
और उन्होंने मुस्लिम और दलित वोट को एक साथ लाने की कोशिश की थी, जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब मायावती अगर उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाती हैं, जो कि चिंता है समाजवादी पार्टी की, तो जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का है वो कहीं ना कहीं बंटने की या फिर वो बीएसपी के साथ जाने की संभावना जो है वो दिखाई देती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का वो विरोध जो है वो समझ में आता है। लेकिन ये भी हमें जानना चाहिए कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी चुनाव लोकसभा का लड़ी थी तो 19% वोट जो है वो बीएसपी को मिला था और 10 सीटें मिली थी, जबकि अगर हम 2014 के चुनावों की बात करें तो कोई सीट नहीं मिली थी। तो मुझे लगता है कि एक ये जो एग्जाम्पल्स हैं या ये एक जो हमारे को चीज़ दिखाई देती है, ऐसे में इस गठबंधन के लिए बीएसपी अगर इस गठबंधन में आती है तो वो उसको स्ट्रांग बनाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। और शायद इसी कारण से ये सवाल भी इस बैठक में उठा कि क्या बीएसपी को जो है इस गठबंधन में शामिल किया जाए। अब बीएसपी कितना इसमें शामिल होना चाहिए और समाजवादी पार्टी और बीएसपी का क्या इक्वेशन रहेगा, ये जो है ये ऐसे प्रश्न है जिसके उत्तर इन्हें खोजने हैं। हालांकि एक वक्त तो था जब बुआ भतीजा के नाम से जोड़ी मशहूर हुई थी, बल्कि उस वक्त तो जो पुरानी बातें थी, गेस्ट हाउस कांड वाली बातें, मायावती जी के ऊपर जब हमला हुआ था उसको भी भुला दिया गया था। मायावती जी ने भी कहा था कि जो हुआ वो हुआ। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर वहीं खड़े हैं दोनों दल और दोनों नेता। मायावती इस अलायंस में आएंगी तो मजबूत करेंगे अलायंस को, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन फिर क्या वजह है कि ऐसी कोशिशों को लगातार वीटो किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती अगर जुड़ती है तो एडेड एडवांटेज ही होगा इंडिया गठबंधन के लिए। अगर आप 2022 का चुनाव परिणाम देखेंगे तो मायावती की पार्टी को 12% वोट बैंक मिला। 2022 का अगर देखेंगे तो 12% वोट बैंक मिला था। हालांकि एक ही विधायक उनका जीत कर आया था। 2017 में 23% मायावती का वोट बैंक था। 1.5 करोड़ मायावती को वोट मिले थे और उसका बड़ा वोट बैंक 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास दलित का शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस ये चाहती है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है। खड़गे भी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस को कुछ सीटें जीतना है तो बसपा को जोड़ना होगा। बसपा के जोड़ने से कांग्रेस से कुछ सीटों का बेनिफिट हो सकता है। बसपा भी इस बात को जानती है कि बसपा अकेले बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं कर सकते और बसपा इनके साथ जुड़कर ही कुछ सीटें हासिल कर सकती है। जैसे अखिलेश के साथ जुड़ने पर 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने में सफल हुई थी। तो मुझे लग रहा है बसपा दोनों के लिए मजबूरी है। बसपा भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन से हम जुड़ेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट होगा, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी जानता है कि बसपा के जुड़ने से गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मायावती उनके साथ जुड़े। अब ये देखना तय करना होगा कि वो कैसे अखिलेश को समझाते हैं, फिर सीटों का गठबंधन में बंटवारा कैसा होगा, वहाँ पर अखिलेश और मायावती में कैसा समझौता होता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कह रही है कि भाई आप लेफ्ट का मत लो, कांग्रेस साथ गठबंधन हम कर लेंगे, वैसे ही अखिलेश कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जुड़ जाए लेकिन बसपा साथ में ना आए। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन को कुछ सीटें अर्जित करना है या कोई चुनौती के रूप में पेश करना है तो बसपा का जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर बसपा नहीं जुड़ती है और बसपा इनके खिलाफ चुनाव लड़ती है तो तय मानिए बसपा भले ही नहीं जीतेगी, लेकिन इनके कई सीटों के हारने का कारण बहुजन समाज पार्टी कारण बनेगी। ये माना जा रहा है कि बीजेपी का बड़ा दबाव है मायावती के ऊपर कि वो गठबंधन का हिस्सा ना बने किसी भी सूरत में। नहीं, मुझे लगता है कि ये दबाव अगर कोई पार्टी बना सकती है दूसरी पार्टी पर, तब तो फिर बहुत से ऐसे दल होंगे जिसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। मायावती अभी जिस स्थिति में है, क्या वो ये चाहेंगी? और मैं इस थ्योरी को कभी ओन नहीं कर पाता। ठीक है, लोग कहते हैं कि उनके मामले खुल जाएंगे, तो मामले जिसके नहीं खुले हैं या जिसके खुले हैं उनमें कोई आप भेद देख पाते हैं क्या? और क्या उसकी वजह से कोई ऐसा रणनीतिक, तब तो लोग ये भी कहते हैं कि ईडी का दबाव इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल इस गठजोड़ से निकलकर बाहर चले जाएं, तो फिर हमें ये सिद्धांत भी मानना पड़ेगा। और मायावती का मत प्रतिशत जब कम हो रहा है तो वो भाजपा की तरफ जा रहा है। ऐसे में क्यों वो चाहेंगे कि मेरी जरा सी भी एक अफवाह भी उड़े कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं? निश्चित तौर पर मायावती जी को अपनी राजनीति नए सिरे से, नए तरह से करने का तरीका खोजना होगा। लेकिन उस सब के बावजूद अगर वो इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगी तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इस गठजोड़ की संभावनाएं शून्य होंगी। और 2014 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं दोहराता हुआ देखता हूं, अगर बसपा उस गठजोड़ में नहीं होती। और अगर होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। 2019 होगा या उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी, ये देखने की बात है। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ। देखिए, बसपा जो है वो अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती है। आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनको जब से कमान देने की बात हो रही है और जिस तरह से दिया जा रहा है, तो वो जो है अपना जो प्रभाव है वो बाकी जगहों पे भी फैलाना चाहती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बाकी साउथ के भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे वो अपना जो है प्रभाव बढ़ाना चाहती है। तो बसपा की जो रणनीति है वो अब
उत्तर प्रदेश से निकल के बाकी राज्यों में और अच्छे तरीके से चुनाव, और इसी कारण से आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जो मायावती हैं उन्होंने लखनऊ में बहुत सारे राज्यों के लगभग 6-7 राज्यों के जो उनके नेता हैं उनको बुलाकर बैठक की और कहा कि किस तरह से जो है आपको पार्टी के जो संगठन है उसको सुदृढ़ करना है। तो मायावती जो है लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं कि वो बीएसपी को किस तरह से आगे बढ़ाए। अच्छा, कल जो दूसरी बात निकल करके आई इस गठबंधन की बैठक में वो ये कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले पहले आप सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लीजिए, किसी भी हाल में, नए साल में जाते जाते ये काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अभी तो कल कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 लीडर्स की एक कमेटी बनाई है, नेशनल अलायंस कमेटी, और कहा उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो सीट शेयरिंग की बातें करेंगी। अभी बात शुरू नहीं हुई है और आप चाह रहे हैं कि 10-12 दिन के अंदर हम पूरे देश के अंदर सीट शेयरिंग को अंजाम दे दें। क्या ये मुमकिन हो सकता है समीर जी? नहीं, मुझे लगता है इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। आप देखिए जो गठबंधन 23 जून को पटना में पहली बैठक किया और आज 7 महीने हो चुके, 7 महीने के भीतर ये ना संयोजक बना सके, ना सीट शेयरिंग को लेकर कोई बेसिक फार्मूला निकाल सके। मुझे लग रहा है 31 दिसंबर तक किसी भी स्थिति के अंदर संभव नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन देकर यह बता दिया है कि जल्दी से जल्दी आप इसे तय कीजिए, जिससे चुनाव प्रचार अभियान शामिल किया जा सके, जिससे कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा सके और समय रहते वहाँ चुनाव प्रचार अभियान शामिल किया जा सके। ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की डेट दी है। इसका मतलब यह है कि वो चाहती है कि 10 से 15 जनवरी तक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जिससे आपसी सहमति बन सके और चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके बीच सबसे बड़ी चुनौती पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य जहां सीटों को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी यहां चाहेगी, आम आदमी पार्टी स्पेस छोड़ना नहीं चाहेगी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और लालू कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगे। तो इन 6 राज्यों में जहां से 303 सीटें आती है, ये कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये देखना होगा। हालांकि एक बैठक के अंदर यह तय होगा नहीं। मुझे लग रहा है 31 दिसंबर तक एक बेसिक फार्मूला के ऊपर आएंगे, लेकिन संभावना है कि 10 से 15 जनवरी तक इनके बीच इन राज्यों में सहमति बनेगी एक कॉमन कैंडिडेट देने की। हालांकि ममता बनर्जी का तो वो तो ये चाहती होंगी आप बाकी राज्यों में जो कीजिए वो कीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप कम से कम तय कर दीजिए। उनको मालूम है कि यहाँ जो फॉर्मूला निकलना है उनके और कांग्रेस के बीच में निकलना है। नहीं, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा ठीक से देखें निरपेक्ष भाव से, तो ममता जी जो कह रही हैं वो एकदम ठीक है। कांग्रेस जो नहीं कर पा रही वो भी एकदम ठीक है, क्योंकि ममता जी या जो क्षेत्रीय दल हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारी लीडरशिप है, हमको पता है कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, आप आएंगे नहीं तो भी हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किल वो ये सोच रही है कि भाई इसमें अगर कुछ हमको नहीं मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, तो फिर हम आपकी 2-4 सीटें और क्यों बढ़ाएं। इससे तो अच्छा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी बड़ी होती रहे, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो, और कल को जब ऑल्टरनेटिव खोजा जाए कि नई कोई राष्ट्रीय पार्टी चाहिए तो उसके तौर पर हम दिखें। मुझे लगता है इस पूरे गठजोड़ का सबसे बड़ा द्वंद्व यही है, और ये जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं ये लगातार एक तरह से कहें कि कोशिश भी करते जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 100 के ऊपर सीटें लड़ने की स्थिति में दिखे नहीं। वरना आप सोचिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई राज्य उठाइए जहां कांग्रेस पार्टी है, उसको लेकर वो टिप्पणी क्यों करते हैं कि यहां तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सब स्वाहा कर देते हैं, एक भी सीट इनको नहीं मिलती। वो राज्य गिनाना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन वो ये नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को स्वाहा कर दिया, लालू जी को स्वाहा कर दिया। लालू जी को तो एक सीट भी नहीं मिली, 40 में से 39 जीत के ले गए थे। ये अलग बात है कि तब जनता दल यूनाइटेड उनके साथ थी, नीतीश कुमार उनके साथ थे। शायद यही वजह है कि सारे नेता खुलकर बोल नहीं रहे हैं। ये जब अपनी गांठ खोलेंगे तब तो गठबंधन वाली गांठ थोड़ी खुलेगी। मन में गांठ है, बाहर जाकर मीठा मीठा बोलकर आते हैं और फिर कहते हैं अरे नहीं ये वाला हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। नहीं, कल तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने खुलकर शिवसेना के खिलाफ, उद्धव गुट के खिलाफ भी बोला है। अच्छा, इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो सांसदों का निलंबन हुआ, 141 सांसद जिस तरीके से सस्पेंड किए गए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आप दिल्ली की सड़क पर होता हुआ देख रहे हैं। जाहिर है जो घटना, जो ये एक्शन हुआ है, ये अभी तक का संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन है जब इतने सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया हो। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन हम लोग ने इससे पहले भी चर्चा की थी, सरकार इसमें किसी भी तरीके से दबाव में नहीं है, बल्कि और ऑफेंसिव है। देखिए, ये बात तो हमें समझनी चाहिए कि विपक्ष जो है उसका संसद में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि विभिन्न बिलों पर अच्छे से चर्चा हो सके। लेकिन अगर विपक्ष की जो हरकतें हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है वो ये होगा कि वो सदन को चलने ही नहीं देना चाहते, वो किसी हालत में चर्चा करना नहीं चाहते, तो फिर सरकार को लगेगा ठीक है, हम अगर आप हंगामा करेंगे तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। और वैसे भी मुझे लगता है अब सत्र के कुछ ही दिन बचे हैं,
तो ऐसे में आज को मिलाकर के 3 दिन, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उससे पहले ही हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर सरकार के बिल हैं, जो इम्पोर्टेंट बिल हैं, वो ऑलरेडी चर्चा में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी ये चिंता नहीं है कि अब उनको ज़्यादा बिलों पे चर्चा करवानी है, वो पास करवा लेंगे। लेकिन मुझे ये मानना फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो कि स्पीकर हैं या फिर जो चेयरमैन हैं, उनको भी जैसे परंपरा रही है, उनको भी थोड़ा सा संयम जो है वो बरतना चाहिए, ताकि जो है संसद जो है जितना जो ज़रूरत सरकार की संसद को चलाने की, उतनी अपेक्षा ये भी होती है कि भाई सरकार जो है वो किसी तरह से मान मुलव्वल करके, वो बड़ा किसी दिल तरह से दिखाए। मना के, बड़ा दिल दिखा के जो है विपक्ष को जो है संसद में रखे या सदन में रखे। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि संसद की कार्रवाई अच्छे से चले, लेकिन ये भी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ा जाए।